উত্তর কলকাতার লোকসভার বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের সমর্থনে শ্যামবাজারে দেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির মেগা রোড শো। এই রোড শোতে অংশগ্রহণ করলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বাগবাজারে সারদা দেবীর বাড়িতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রার্থনা করেন এবং পুজো দেন। তারপর তিনি সেখানে সন্ন্যাসীদের সাথে কথা বলেন। তারপর শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্যামবাজার পাঁচমাথা মোড় থেকে রোড শো শুরু করেন। তারপর এই রোড শো গিয়ে শেষ হয় বিবেকানন্দ রোডে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ির কাছে। बड़े मुद्दे यहाँ पर उभर के आ रहे हैं जिसको लेकर लगातार बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी टीएमसी पर हमला कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? निश्चित रूप से और चंद्रशेखर जी, जो आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव का अगर आपने शुरुआती दौर से देखा हुआ तो उस समय में ये चुनाव उसके साथ में संदेश खाली के जो महिलाओं के उत्पीड़न को लेके जो शुरू हुआ था मोमेंटम, ठीक है, और उसके बाद बनते बनते आपने देखा कि ये पूरे बंगाल में एक तरह से इसको लेके आक्रोश बना था। और उस आक्रोश के साथ में आपने देखा कि जिस तरह से बंगाल में मोमेंटम बना ममता बनर्जी के गवर्नमेंट बेटे के खिलाफ में, तो लगभग एक तरह से बैक फुट पे आती गई और हर चीज को करेक्शन करते हुए नजर आई। संदेश खाली में ममता बनर्जी लगातार कहती रही कि ये सब सारे बीजेपी का ड्रामा है, और बाद में ममता बनर्जी की पुलिस से लेके सारे वहां पे बैठ के और कैंप लगा के जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई तो वहां महिलाओं के उत्पीड़न की शिकायतें भी दर्ज कराते हुए दिखी। सवाल ये है कि ममता बनर्जी का जो रूल रहा है टीएमसी का, वो एक तरह से पूरे पुराने सीपीएम की एक कॉपी रही है। आप कह सकते हैं कि वही सीपीएम के जो कैडर थे वो गांव के इलाके में, और जो पीएम टोलेबाज कह रहे थे, वो सारे वही लोग थे जो सीधे सीधे एक पार्टी का झंडा ही शिफ्ट किया था और वो टीएमसी के कैडर हो गए थे। तो वो वायलेंस का जो एक कैरेक्टर रहा है, वो कैरेक्टर जो आप ये देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को अभी भी आम लोगों के बीच में रीच करने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए कि वहां आपने देखा है कि जिस तरह से एक तरह का एक वहां पे वॉलेंटियर्स जो गूंज को उन्होंने बनाया है पार्टी कार्यकर्ता के रूप में, तो आम लोगों की पहुंच जो है वो इस डेमोक्रेसी में एक फेयर इलेक्शन और फेयर करने में एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी उतनी बड़ी चुनौती होती है। जब करप्शन की बात है, जो पिछले 2 साल से देखें कि माननीय जो उच्च न्यायालय का जो इंटरफेरेंस के बाद जितने भी सीबीआई के और ईडी के इंक्वायरी के बाद जब आपने देखा, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी आज भी अपने सभाओं में कह रहे थे कि नोटों का पहाड़ आपने अगर पश्चिम बंगाल में देखा होगा तो वहाँ भ्रष्ट मंत्रियों के घर से वो पैसे निकले थे। तो ये सारे चीजें वहाँ टॉक ऑफ द टाउन है, लोग इस चीज बात पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात ये हुई इस इलेक्शन में, जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार के ओबीसी कोटे को लेके, जब मुस्लिम में 72 जातियों का आरक्षण के नाम मुस्लिम कोटे में ओबीसी कोटे में रखा था, उसको कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक्सपोज किया। ये पश्चिम बंगाल में अभी 2-3 फेज के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना है। बड़ा मुद्दा इसलिए भी है कि लगातार ममता बनर्जी से लेकर टीएमसी, सीपीएम और कांग्रेस का जो वहां कैंपेनिंग था, वो पूरे देश का जो कैंपेनिंग है इंडिया गठबंधन का, उसी के आधार पर था कि संविधान खतरे में था, है लोकतंत्र बचाना है, हमें आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन ये चीजें उनके अपने आप एक्सपोज होती गई, और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि ये इनका इम्पीचमेंट जो है वो कैसे एक्सपोज हुआ है, और जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि आप धर्म के आधार पे जब पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के 72 कास्ट को आप शामिल किया है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक गैर संवैधानिक है और इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ वोट बैंक है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के इस मोहर के बाद जब ममता बनर्जी बैकफुट पे आई है, तब से वो कहने लगी है कि हम हाई कोर्ट का ये आदेश नहीं मानेंगे, हम आरक्षण जारी रखेंगे, हम मुस्लिम कम्युनिटी का आरक्षण दे के रहेंगे। तो ये एक पॉइंट था। दूसरा सबसे बड़ा जो उनका सीएए पे रहा है,
पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने दमखम से सीएए को अपना स्टैंड बताया और सीएए कानून को लागू करने के साथ साथ जब आपने देखा कि पिछले हफ्ते में 200 से ज्यादा पाकिस्तान से आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए जो हिंदू सिख कम्युनिटी के शरणार्थी थे उनको ये मिला, भारत का नागरिकता का प्रमाण पत्र मिला, तो ममता बनर्जी का जो ये भ्रम फैला रहे थे वो लगभग भ्रम वहां पे खत्म हो रहा था। मथुरा समाज का जो एक इस कंस्टिट्यूंसी में भी आप कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रभाव है। हर कंस्टिट्यूंसी में कम से कम 18 ऐसे एमपी कंस्टिट्यूंसी है जहां मथुरा समाज का बहुत बड़ा प्रभाव है। और ममता बनर्जी ज्यादा के उसको कहती थी उन समाज को कि अगर आपने सीएए का फॉर्म भरा तो आपकी जो है वो नागरिकता तो ज्यादा मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन आप जो है वो शक के दायरे में आ जाएंगे, आपके पास में ये कानून नहीं होगा, आप यहाँ पे जमीन नहीं ले पाएंगे। लेकिन जब एग्रेसिवली कैंपेन में पीएम मोदी ने, अमित शाह ने ये बताना शुरू किया कि सीएए को कोई हटा नहीं सकता, इस कानून को कोई बदल नहीं सकता, ये पूरे उन सारे शरणार्थियों के लिए है जिसने आज विभाजन का दंश झेला है, जो भारत में शरण लेने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहा था, वो ऐसे हिंदू सिख ईसाई जैन ऐसे कम्युनिटी के लिए ये भारत शरण देने की बात कही है, उनको नागरिकता देने की बात कही है। तो सबसे जब भारत सरकार का ये स्टैंड क्लियर हुआ है तो वहां भी समाज में ये इम्पैक्ट पड़ा है। तो ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जो ममता बनर्जी शुरू से उठाती रही थी वो मुद्दों पर ममता बनर्जी खुद घिरती हुई नजर आ रही थी। चंद्रशेखर, बिल्कुल विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। विशाल बैरिस्टो हमारे साथ बने हुए हैं, उन्होंने पिछले जो चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं वो ग्राउंड पर मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पर चुनाव भी कवर किए हैं। विशाल, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार दो ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं। हाल ही में ओबीसी वाला मामला भी सामने आया। ये जो दोनों मामले हैं, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, कितना कुछ वहाँ पर, खासकर अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें, पिछले दिनों हमने संदेश खाली भी देखा, इसका असर वहाँ के जनमानस पर कितना है? जी चंद्रशेखर, आज आपने बात की संदेश खाली की जो एक महिला है जो शिकार हुई उस उत्पीड़न की और उसको बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया, और रेखा पात्रो जो कैंडिडेट है बीजेपी की, उनके लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मैं इनके भाषण को सुन के बहुत अभिभूत हुआ हूँ और टीएमसी के पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इस तरह का भाषण दे सके। और ये हमने बीजेपी ने इनको कैंडिडेट बना के ये बता दिया है कि नारी की अस्मिता को हम कितनी प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा आपने बात की भ्रष्टाचार की, तो अगर आप बंगाल के अलावा ओडिशा और बिहार को भी अगर आप इसमें मिला लें, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है बिहार और उड़िया, ये तीनों स्टेट्स में माइग्रेट करते हैं, और 40 सीटें आपके बिहार की, 21 आपकी उड़ीसा की और 42 आपके बंगाल की। तो बीजेपी ने यहाँ पर फोकस रखा करप्शन और अपीजमेंट, और करप्शन और अपीजमेंट को लेकर बीजेपी बुलडोज कर रही है और वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो अपने पिछले बार के रिकॉर्ड को वो तोड़ देंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार इस इलाके में फोकस कर रहे हैं, खासतौर से बंगाल में, और 2 दिन का दौरा है प्रधानमंत्री का, आज से शुरू हुआ, सुबह से लेकर शाम तक प्रधानमंत्री पूरी एनर्जी के साथ लोगों के बीच में जाते हैं। कल भी उनकी रैलियां हैं, यहाँ पर जनसभाएं हैं, और काठद्वीप पे जहां मैं खुद मौजूद रहूंगा वहां पर प्रधानमंत्री फिर से एक बार लोगों से मुखातिब होंगे। बार बार वो एक ही बात को उठा रहे हैं कि आप जो लोग हैं बंगाल के, वो एक जुझारू लोग हैं, बंगाल के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। बंगाल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कितना बड़ा योगदान दिया है, बावजूद इसके आज जो आम बंगाली है वो छोटी छोटी चीजों के लिए, बेसिक एमिनिटीज के लिए तरस रहा है। और उसकी वजह ये है कि जो ममता सरकार है, करप्शन और अपीजमेंट के अलावा उन्होंने एक काम ये भी किया कि सेंट्रल की जो स्कीम्स थी उसको उन्होंने ब्लॉक किया, और जो केंद्र की योजना है उसको
आम जन तक नहीं पहुंचने दिया, गरीब तक नहीं पहुंचने दिया। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री बार बार लोगों के बीच में जा रहे हैं और जाहिर सी बात है करप्शन को लेकर वो बहुत ज्यादा हमलावर है और उन्होंने कहा कि एक एक चीज का मैं हिसाब लूंगा और आपसे जो छीना गया है वो आपको मैं दूंगा। मैं बंगाल में कुछ वक्त से हूँ और बंगाल में बार बार प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा है, खासतौर से जो ओबीसी को लेकर जिसमें बंगाल भी शामिल है, और उन्होंने ये अपीजमेंट के तहत किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता कि आप रिलीजन के बेस के ऊपर आप जो है रिजर्वेशन दो। इसके अलावा प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि देखिए ये जो टीएमसी है, कांग्रेस है, इंडिया अलायंस है या फिर टीएमसी है, ये कभी बोलते हैं कि हम अलग अलग है, कभी हम कहते हैं कि नहीं हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं 1 तारीख की मीटिंग में नहीं आ सकती क्योंकि इलेक्शंस है और दूसरा साइक्लोन का भी इफेक्ट है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि हमारी सरकार यहाँ पर नहीं है अभी, बावजूद इसके हमारी सेंट्रल एजेंसीज ने पूरी तरह से मेहनत की है और हमने साइक्लोन को अच्छे से कंट्रोल किया। उसके डिजास्टर मैनेजमेंट की भी उन्होंने तारीफ की, आज एनडीआरएफ की भी प्रधानमंत्री ने तारीफ की और उन्होंने कहा कि केंद्र हर संभव सहायता कर रहा है। तो प्रधानमंत्री बार बार ये बताना चाहते हैं बंगाल के लोगों को, खासतौर से बंगाल की महिलाओं को, कि बीजेपी को अगर आप चुनते हैं तो बीजेपी आपकी सुरक्षा की गारंटी लेता है, बीजेपी आपकी बेसिक एमिनिटीज की गारंटी लेता है, आपके खाने से लेकर आपके किचन और आपके घर। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सिर्फ 4 दीवारी और छप्पर नहीं देता, मोदी जो आपको देता है वो आपको एक घर देता है, एक किचन देता है, एक वॉशरूम देता है, ताकि आप इज्जत के साथ अपनी जिंदगी को जी सके। और यही बंगाल के लिए बहुत जरूरी है। और बंगाल के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, बार बार वो हवाला देते हैं किस तरह से टाटा को यहाँ से मूव करना पड़ा नंदीग्राम से, और किस तरह से नेफ्ट रूल के अंदर फैक्ट्रीज बंद हो गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, ताले लग गए। तो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू जो बंगाल में बढ़ा, बावजूद इसके कि उसके पास सारी चीजें हैं, उनको रोजगार की तलाश में दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ा। तो वो ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो बंगाल डिजर्व करता है हम बंगाल को वो दें, और ये तभी संभव है कि आप अपना वोट इधर उधर डाल के वेस्ट ना करें। अगर आप सीपीएम में भी वोट डालते हैं तो भी वो इंडिया अलायंस के थ्रू टीएमसी के पास जाएगा, लेकिन अगर आप बीजेपी को वोट डालते हैं तो उससे मेरे हाथ मजबूत होंगे और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपका जो छीना गया है वो मैं आपको सूद समेत लौटाऊंगा। चंद्रशेखर। बिल्कुल विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विनोद मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करें। उससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि इस वक्त प्रधानमंत्री एक रोड शो कर रहे हैं कोलकाता में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। प्रधानमंत्री इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं, भारी संख्या में वहाँ पर सड़क के दोनों ओर लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ये आपको हम दृश्य कोलकाता से दिखा रहे हैं। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, अगर आज जो ममता बनर्जी की ओर से जो बयान दिया गया उसमें उन्होंने कहा है कि जब हमने सीपीएम को ख़त्म कर दिया तो बीजेपी को भी हम ख़त्म कर देंगे। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ममता बनर्जी की एक वक्त जो लड़ाई थी वो सीपीएम से थी और वो दौर था जब पश्चिम बंगाल में सीपीएम का शासन हुआ करता था। तो क्या ममता बनर्जी ये समझ चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस वक्त बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है? चंद्रशेखर, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूं उससे पहले आज ये अगर आप कलकत्ता में हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चर्चा करना जरूरी हो जाता है। तो जब आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और वो उस कलकत्ता में। ব্যুরো রিপোর্ট এনডি বাংলা নিউজ। সবার আগে সব খবর, সঠিক খবর পেতে ফেসবুক পেজটি ফলো করে এবং ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর শেয়ার করতে ভুলবেন না।